हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी तक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम 4th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो होगा हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में देखेंगे और उनसे कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, वो क्या रिएक्शन करते हैं, कहाँ यूज़ में आते हैं, हम इनके बारे में सारी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन जो होती है वो क्या होती है, वो कौन सी फॉर्म में मिलती है और वो नेचर में कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन जो होती है वो अर्थ की जो आउटर क्रस्ट होती है उसमें 0.02% मिलती है। वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है मिनरल की, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम, इन सभी में ये कार्बन प्रेजेंट रहती है। एंड एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हैं कि जो कार्बन होती है वो 0.003% प्रेजेंट रहती है। हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कार्बन में कौन सा बॉन्ड मिलता है जब वो कंपाउंड्स बनाता है। उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है जब वो किसी से कंपाउंड बनाता है, जिसे हम हिंदी में सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसा कि लास्ट चैप्टर में आपने देखा कि हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह दो अलग मेटल एंड नॉन मेटल मिलकर आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उसी तरह ये कार्बन जो होता है वो अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर एक नया कंपाउंड बनाता है। अब हम देखते हैं कि कार्बन में होता क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन जो है, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अच्छे नहीं होते हैं। देन बात आती है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है आयोनिक कंपाउंड की कंपैरिजन में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके नाम बताए गए, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला इसका कंपाउंड आता है वो होता है हमारा एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 K होता है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 391 K होता है। देन सेकेंड इसका कंपाउंड आता है CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 209 K एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 334 K। इसी तरह एथेनॉल एंड मीथेन का भी यहाँ पे बॉइलिंग एंड ये मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जब हमने ये देखा लास्ट चैप्टर में कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके या एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन या आयन देके किस तरह नया कंपाउंड बना लेते हैं। उसी तरह इसमें भी हम देखेंगे कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और वो किस तरह इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके या पूरा करके नया कंपाउंड बनाता है। आपको पता है जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अब हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मतलब के जो शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें एल में आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है इस शेल में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या किसी और को दे देता है तो वो केटायन बना लेता है, एंड अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायन बना लेता है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट इसका देख रहे हैं कि अगर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, छोड़ देता है, तो वो कैटायन या धनायन में बदल जाता है। बट जब उसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसका जो कार्बन का जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही मतलब कि 6 प्रोटॉन वाला जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करके रखना और उसको सही से कंपाउंड बनाना, तो उसके कंपाउंड बनाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी जब वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। और अगर मान लीजिए अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन करता है तो कार्बन के जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कार्बन में वो कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। जैसे कि अगर वो कंपाउंड बनाता है तो कंपाउंड में जो अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है और नया कंपाउंड बना लेता है। तो इसे हम कहते हैं कार्बन की साझेदारी, मतलब शेयरिंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। सो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि वही मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखा है यहाँ पे कि लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और अगर मान लीजिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो 6 प्रोटॉन के नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन कैटायन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो कार्बन को बैलेंस करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में मैंने समझा रखा है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये कंपाउंड बना लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाइड्रोजन को लिया है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। सो इसके के शेल में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होगी। तो इसके लिए एक और हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होगा वो इसकी प्रेजेंस में मिलके ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे हम H2 कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये H है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है एंड ये सेकंड H है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं और एक ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ये मिलके एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं। और इनमें हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल भी ले रखा है कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। देन मतलब इसका हो गया 8 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बाद में यहाँ पे बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले जाएंगे। तो एल शेल में आप जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए, तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। इसी तरह यहाँ पे जैसे एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये एक इनके जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं, वो होगा O2 मॉलिक्यूल। बट इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। सो इसी तरह हम देख सकते हैं कि कार्बन का जो कंपाउंड होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, तो उसमें किस तरह से वो जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग करके कंपाउंड बना लेता है। सो मीथेन के बारे में हम देख लेते हैं कि मीथेन जो होता है उसे हम नॉर्मली फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं और ये मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस का होता है। एंड आगे इसका देखते हैं हम कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है मीथेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मीथेन का फॉर्मूला लिखा है जो होता है CH4। इसमें हाइड्रोजन वैलेंस होता है जो होता है
इनकी जो वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की वो होती 1। सो जो मीथेन जो होता है वो हम इसमें कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये हाइड्रोजन से नया कंपाउंड बना लेता है, वो होता है CH4। यहाँ पे देख सकते हैं कि टेट्रावेलेंट ये स्ट्रक्चर बनाता है CH4, C सेंटर में रहेगा एंड चारों तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन है। सो ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके नया कंपोनेंट बना लेते हैं, वो होता है हमारा CH4। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। हिंदी में कह सकते हैं कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सो इसके बाद बात आती है कि नेचर में कार्बन जो होता है इनके अलावा किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है या किस किस फॉर्म में मिलता है। सो इसमें मेनली आप देख सकते हैं कि कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, मतलब कार्बन के अपरूप जिनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सो इसका फर्स्ट एलोट्रोप आता है वो होता है डायमंड हीरा। इसमें देख सकते हैं कि जो कार्बन का जो एक एटम होता है वो अदर जो 3 कार्बन होते हैं या 4 कार्बन होते हैं उनसे बॉन्ड बना के प्रेजेंट रहता है। इसमें कार्बन का एक एटम अदर 4 एटम से मतलब जुड़ के बॉन्ड बनाता है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। देन सेकंड इसका आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो कार्बन का एटम होता है, एक एटम 3 एटम से एक ही प्लेन में, मतलब एक ही स्टेट या स्ट्रक्चर में, प्लेन में एक दूसरे से जुड़े हुए प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें ये हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इनमें जो किसी एक बॉन्ड में कम से कम 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है और ये ग्रेफाइट को बना लेता है। देन इसके बाद थर्ड और इसका एलोट्रोप आता है वो है फुलेरिन। इसमें 60 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं और ये जो होते हैं वो फुटबॉल शेप में प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बताई गई है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बन आप देख सकते हैं ये 3 कार्बन के एटम्स हैं, ये 3 कार्बन के एटम्स है। ये एक ही प्लेन में एक दूसरे से मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। देन सेकंड आता है इसका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, मतलब जो हीरा होता है वो किस तरह से बॉन्ड बनाता है। मान लीजिए देखिए, ये है कार्बन का एक एटम, ये है दूसरा एटम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये एक और। सो सेंटर में जो कार्बन होता है वो 4 से जुड़ा हुआ होता है और ये डायमंड की स्ट्रक्चर बनाता है 3 डायमेंशनल। देन ये थर्ड आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 कार्बन से मिलकर ये फुलेरिन होता है जो एक फुटबॉल शेप की स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का नेचर क्या होता है, वो किस किस से कितने बॉन्ड बना सकता है, नया कंपाउंड बना सकता है, वो सब इस नेचर में आता है। सो इस नेचर में फर्स्ट फैक्ट देखते हैं, वो है हमारा कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल नॉन एज कैटेनेशन। मतलब कार्बन में ये एबिलिटी होती है कि वो कार्बन की अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या अदर जो एटम्स होते हैं उनसे बॉन्ड बना लेता है और ये बहुत ही लंबी एक चेन बना लेता है, जिसे हम कैटेनेशन या हिंदी में इसे श्रृंखलन कहते हैं। देन सेकंड इसमें जो नेचर में आता है वो होता है हमारा
कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड नॉन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन के किसी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे, या हिंदी में इसे हम संतृप्त यौगिक कहेंगे। देन थर्ड इसका पॉइंट आता है कि कार्बन कंपाउंड्स लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड नॉन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मान लीजिए अगर किसी कार्बन के कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, या हिंदी में इसे हम असंतृप्त यौगिक कहेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं CH4 C2H6, इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। एंड अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल देख सकते हैं बेंजीन, एसिटिक एसिड, इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को कि जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है हाइड्रोकार्बन बनाता है। जो कार्बन जो होता है अदर से मिलकर, अदर कंपाउंड या अदर एटम से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ उसे हम इथेन कहेंगे। इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। एंड सेकंड में अगर देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो उसे हम इथिन कहेंगे। एंड थर्ड आता है इथाइलिन। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इथाइलिन है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम इथाइलिन बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी है कि द कंपाउंड्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर बताई गई है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम इसे बेंजीन कहते हैं। मान लीजिए अगर किसी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लास्ट में हम नोमेनक्लेचर जब करेंगे तब एन आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन आ जाएगा। एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आई आ जाएगा। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इथेन की यहाँ पे स्ट्रक्चर बताई गई है C2H6। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसे हम इथेन कहते हैं। डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसे हम इथिन कहते हैं। एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम इथाइन कहते हैं। यहाँ पर इथेन, इथिन और इथाइन की तीनों की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताई गई है कि किस तरह से ये कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड बना लेता है। देन अब बात आती है हमारी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कि अगर कार्बन कंपाउंड्स में हम उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है नोमेनक्लेचर किसी होमोजेनस सीरीज में कार्बन चेन पर बेस्ड होता है। इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स में हम जो लगाते हैं वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। अब हम नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमें ये देखना होगा कि उस चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर किसी कार्बन चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम सफिक्स या प्रीफिक्स, जिसे हम हिंदी में अनुलग्न या पूर्व लग्न कहते हैं, इनको ऐड करके कंपाउंड के साथ बताएंगे। फॉर एन एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर उसमें ब्रोमीन प्रेजेंट रहता है कार्बन के चेन में तो हम पहले उसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ब्रोमो। एंड जो बाद में जो कार्बन की चेन बनती है, कंपाउंड बनता है, उसको हम बाद में लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के बेस पर देते हैं तो अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम यदि जो वो स्वर होते हैं हिंदी में जिसे हम स्वर कहते हैं, अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है उनका नाम इन ही स्वर में से A-E-I-O-U इनसे स्टार्ट होता है तो कार्बन चेन का जो लास्ट जो
अल्फ़ाबेट होता है उसे हम हटा देते हैं और फंक्शनल ग्रुप को लिख देते हैं। फॉर एन एग्जांपल देख सकते हैं, प्रोपेन है, प्रोपेन का लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है हमारा ई, तो ई इन वोवेल्स में आता है, तो हम इसे हटा देंगे और फंक्शनल ग्रुप को लिख देंगे जो हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। देन फोर्थ पॉइंट आता है, अनसेचुरेटेड कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड वाली चेन है तो उसे हम प्रोपीन कहेंगे बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एंड जो ट्रिपल बॉन्ड वाली अगर चेन है तो उसे हम प्रोपाइन कहेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही समझाया कि अगर किसी कार्बन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे हम इथेन कहेंगे, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इथीन कहेंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम इथाइन कहेंगे। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कंपाउंड कोई भी हो सकते हैं, प्रोपेन, मेथ, एथ, ब्यूट, कोई से भी हो सकते हैं, बस आपको इनमें बॉन्ड का ध्यान रखना है और उसी के बेस पर इनका नोमेनक्लेचर करना है। एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप दे रखा है हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमोन हो गया, ये कुछ भी ये सारे हेलोजन ही है। ये सफिक्स और प्रीफिक्स हो सकते हैं, पर हम इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल दे रखा है, अगर कार्बन चेन में अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसे क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। देन सेकंड आता है अल्कोहल, तो अल्कोहल में हम इसको जो सफिक्स लगाएंगे वो हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। देन इसमें थर्ड आता है हमारा एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स हम लगाएंगे एल, तो ये बन जाएगा प्रोपेनेल। सो फोर्थ आता है कीटोन, तो इसका सफिक्स हम लगाएंगे ऑन, जो बन जाएगा प्रोपेनॉल। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है या ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन है, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रखे हैं। यहाँ पे अब दे रखे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनके नाम बताए गए हैं कि इसमें फर्स्ट है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। स्ट्रक्चर दे रखिए कि अगर किसी कंपाउंड में अगर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो उसे हम मीथेन कहेंगे। एंड यहाँ पे सेकंड है एथेन, जिसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। थर्ड है प्रोपेन, फोर्थ है ब्यूटेन, फिफ्थ है पेंटेन एंड 6 इज हेक्सेन। सो इनको हमने नाम कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर पर ही दिया गया है। ये इसी तरह आगे तक चलेंगे, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑक्टाडेक, यहाँ तक चलेंगे, ये 10 तक चलेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर पर ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट है जो हेलो ग्रुप के होते हैं, जिसे हम क्लोरो या ब्रोमो कहेंगे अगर किसी वो कार्बन चेन में अगर वो प्रेजेंट रहते हैं फंक्शनल ग्रुप। देन अगर ऑक्सीजन की बात आती है तो फर्स्ट इसमें आ जाता है अल्कोहल, तो OH से फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। एल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि अगर ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है कि ये अगर किसी कार्बन चेन में प्रेजेंट रहा तो हम L लगा देंगे। अगर ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का साइन है, अगर ये प्रेजेंट होता है तो हम उसमें ऑन लगा देंगे। अब बात आती है कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो किससे रिएक्शन करके क्या बना लेती है। तो इसमें फर्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टी में, वो होता है दहन या कंबशन। ये जो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, उनका जो ऑक्सीजन में अगर हम कंबशन करते हैं तो वो हीट और लाइट के साथ CO2 देता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि अगर कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जलाते हैं या उसका दहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट देता है और लाइट देता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक और एग्जांपल ले रखा है हमने कि मीथेन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन करते हैं
तो वो CO2 देता है और H2O देता है एंड हीट एंड लाइट बनाता है। देन इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन की, वो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसको हम देखते हैं कि जो अल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये अल्कोहल है वो हीट और MnHO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इसको अगर गर्म करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। अब हम देखते हैं कि जो जिन पदार्थों में दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता या कैपेबिलिटी होती है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते ऑक्सीडाइज ये MnO4 एंड K2Cr2O7 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन अब कार्बन की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आती है, वो है हमारी एडिशन रिएक्शन। इसमें जो होते हैं पैलेडियम या निकल जो होता है, ये कैटलिस्ट जो होते हैं, इनकी प्रेजेंस में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सेचुरेटेड कार्बन में बन जाते हैं या उसमें बदल जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अनसेचुरेटेड जैसे आप जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड सेचुरेटेड कार्बन जो होते हैं वो होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जब पैलेडियम और निकल जो कैटलिस्ट है इनकी प्रेजेंस में हमने अगर अनसेचुरेटेड कार्बन को अगर रिएक्शन करवाई है तो ये इससे फिर H2 के साथ जब देखते हैं तो ये सेचुरेटेड कार्बन बना लेते हैं। यहाँ पे R जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फोर्थ इसका आता है केमिकल प्रॉपर्टी में, वो है डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन क्रिया। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं। ये किसी भी रिएजेंट की उपस्थिति में ये हमेशा अनरिएक्टिव ही रहते हैं। सेचुरेटेड कार्बन किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंट में ये हमेशा डिरिएक्टिव रहते हैं। बट जब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी प्रेजेंस में आते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन के साथ जो Cl का जो एडिशन होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन की जो सनलाइट के प्रेजेंट में जो हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं एटम्स को वो क्लोरीन जो होती है वो डिस्प्लेस कर देती है और नया प्रोडक्ट बना लेती है। सो इस तरह एक एटम का दूसरे एटम को डिस्प्लेस करना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। जब इसको क्लोरीन से हम रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है और दो मॉलिक्यूल बना लेती है CH3Cl, जिसे हम क्लोरोमेथेन कहते हैं, और HCl बना लेती है। इसके अलावा भी कार्बन के दो कंपाउंड और रहते हैं, वो है हमारा एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का जो है आप फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं C2H5OH। यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है एथेनॉल की। जो OH है इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इनका जो एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 156 K होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 K होता है। इसे हम नॉर्मली अल्कोहल कहते हैं, जिसे हम यूज़ में लेते ही हैं। बट इनकी जो थोड़ी सी भी अमाउंट को अगर हम पी लेते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। और इसका यूज़ जो है मेडिसिन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। टिंक्चर आयोडीन जो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, अगर कहीं लग जाती है, हमें चोट लग जाती है, तो वहाँ पर इसको हम एंटीसेप्टिक के फॉर्म में लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टिंक्चर जो सॉल्यूशन है वो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। और एथेनॉल को हम कप, सिरप, टॉनिक आदि में भी
यूज़ लेते हैं। अब देख सकते हैं कि जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है। सोडियम के साथ अगर हम एथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम एथोक्साइड बनाता है और H2 को रिलीज करता है। देन इसमें देखते हैं कि जो 3 to 4% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उससे हम विनेगर कहते हैं। इसका यूज़ हम पिकल प्रिजर्वेटिंग के फॉर्म में भी यूज़ ले सकते हैं। देन अब बात आती है इसकी जो रिएक्शन की। इसमें फर्स्ट आती है एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। प्योर जो एसिटिक एसिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो, या सॉरी जो ये मतलब प्योर स्टेट में जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। जो मतलब अगर कोई कोल्ड टेम्परेचर पे ये बहुत जम जाता है तो इसे हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहते हैं। सो अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है एस्टरीकरण की। इसमें जो एसिड और अल्कोहल की जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अब जाके ये एस्टर बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को हमने रिएक्शन करवाई तब जाके यहाँ पर ये एस्टर बनता है और H2O को रिलीज करता है। इसका हम यूज़ परफ्यूम या फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। अब ये देखते हैं कि NaOH से अभिक्रिया करके एस्टर जो वापस है जो होता है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है, जिसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इसमें साबुन बनता है। ये देख सकते हैं कि हमने जब NaOH से इसकी रिएक्शन करवाई एस्टर की तो ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है। अब देखते हैं कि जब ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या बनाता है। जब इसके हम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं एथेनोइक एसिड की तो ये H2O और CO2 बनाता है। ये देख सकते हैं कि जब हमने कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ये सोल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 को रिलीज करता है। इसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे भी ये सोडियम एसीटेट बनाता है, H2O बनाता है और CO2 बनाता है। अब इसमें बात आती है सोप एंड डिटर्जेंट्स की कि जब एस्टर जो होता है जब उसको वापस से अगर हम NaOH की प्रेजेंस में अगर उसको गर्म करते हैं, उससे रिएक्शन करवाते हैं तो वो मतलब जो सोडियम सॉल्ट बनाता है जिसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, वो जो साबुन बनाता है वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से अगर कोई स्पॉट लग जाता है तो वो उसको हटाने में किस तरह से रिएक्शन करता है। ये जो होता है सोप वो एक पहले तो मिसेल बनाता है, मतलब यहाँ पे मिसेल बनाता है। मिसेल का मतलब है कि अगर मिसेल बनाने से पहले उसमें जो आयनिक कम जो होती है उसकी स्ट्रक्चर, उसमें 2 टाइप के पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें आयोनिक पार्ट जो होता है वो जल की साइड रहता है एंड जो कार्बन चेन होती है वो तेल के बूंद की ओर, मतलब जो स्पॉट होता है ऑयल ड्रॉप जो होती है उसकी तरह रहता है और एक तरह से ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। ये देख सकते हैं कि ये मिसेल की स्ट्रक्चर है। जो ये वाला जो सिरा होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, ये पानी की साइड रहता है एंड जो ये लंबी जो चेन होती है कार्बन चेन जिसे हम हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। ये इस तरह से सेंटर में ये सोप मॉलिक्यूल होता है। ये जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर की तरह रहता है, कार्बन चेन इस ड्रॉप की तरह रहती है। इस तरह से ये रिएक्शन करके उस दाग को हटा लेते हैं। जब सोप का जो
मतलब सोप के जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो तेल की ड्रॉप के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो उसे हटा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पॉट को हटाने की मैकेनिज्म होती है, वो आप देख सकते हैं। ये जो हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है वो बाहर की साइड रहता है, फोबिक एंड अंदर की साइड रहता है। ये कोई ग्रीस या डर्ट है जिसके साथ ये रिएक्शन करके उसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं, और जो डर्ट का जो है वो धीरे धीरे उस सरफेस से हटता जाता है। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हमने कार्बन के कंपाउंड्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, इसके जो सोप और डिटर्जेंट किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो स्पॉट को हटा लेते हैं, उसकी मैकेनिज्म के बारे में देखा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस नोट्स की PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक डाला है, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।